हेलो स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल हैं आपके। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो AKTU बीटेक के थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए तो कंपाइलर डिजाइनिंग की यूनिट 1 हम वन शॉट रिवीजन करेंगे इसको, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज्यादा फोकस करना है, जिन टॉपिक्स पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो पहली यूनिट का नेम है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो पहला टॉपिक्स आता है वो स्टूडेंट आता है कि फेज एंड पासिस क्या होता है। तो यहां पर लिखा है कंपाइलर इज ए बेसिकली यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। मतलब ये क्या करता है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले आपको कंपाइलर पता ही होना चाहिए कि कंपाइलर क्या करता है, कि कंपाइलर सर एक हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल कोई भी लैंग्वेज है तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर इसका फेज लिखा है। तो फेज क्या है स्टूडेंट, यहां से कोई ये सिंबल टेबल है। ठीक है, अब इसमें सिंबल जो होते हैं वो स्टूडेंट 8 के समथिंग होते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपके पास क्या है, सिंबल है। और यहां पर क्या है, आपके पास एरर हैंडलर है। तो एरर हैंडलर मतलब जो पहला है यहां पर हाई लेवल, HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद ये मशीन कोड को, मतलब इन स्टेप्स के द्वारा ये क्या करेगी, उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो लेक्सिकल एनालिसिस। जो लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है वो आपके पास टोकन्स होते हैं स्टूडेंट। उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस आता है। सिंटैक्स एनालिसिस होता है पार्स ट्री। उसके बाद सिस्टेमेटिक एनालिसिस होता है, इसके अंदर पार्स ट्री को वेरीफाई करता है। क्या करता है, इसके सिस्टेमेटिकली को वेरीफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसके अंदर क्या करता है, कोड को जनरेट करता है कि कोड क्या है, वो सही है या नहीं है। मतलब 3 एड्रेस कोड को क्या करता है, वो स्टोर करता है, या आप बोल सकते हैं कि चेक करता है। ठीक है, उसके बाद है कोड को ऑप्टिमाइज करता है। यदि सपोज वो 1 MB का कोड है तो उसको क्या कर देगा, वो ऑप्टिमाइज करके 500 KB के समथिंग या उससे भी कम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर देता, ऑप्टिमाइज कर देता उस कोड को। देन उसके बाद टारगेट कोड जनरेशन, जो हमारा टारगेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम जनरेट करते हैं। और लास्ट में आ जाता है असेंबली कोड या मशीन कोड पर ले जाते हैं। और जो कोड जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड, वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो कोड जनरेशन मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन और ये टारगेट कोड जो होते हैं वो आपका बैकएंड होता है। और यहां पर आप ऊपर देखेंगे ये जितने भी सभी रहते हैं ये आपके पास फ्रंट एंड पार्ट रहता है। मतलब ये जो प्रोसेस चलती है वो आपको दिखती नहीं है, और जो ऊपर ये जो प्रोसेस 4 जो लगे हैं ये आपके पास फ्रंट एंड होते हैं जो आपको दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है आपके पास फेजेस। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, 7 मार्क्स में आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, 110% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जो एग्जाम टाइम से आप पहले रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है कि कंपाइलर क्या करता है कि आपके पास कोई सोर्स कोड होगा। ठीक है, देन उसके बाद उसको कंपाइलर करेंगे। भाई आपने कंप्यूटर में जब आप कोड करते हैं तो कंपाइलर करते हैं या नहीं, कंपाइलर क्या चेक करता है कि उसमें कोई एरर है या नहीं है, जो आपने कोड लिखा है वो सही लिखा है, सही फॉर्मेट में, उसी को तो चेक करता है कंपाइलर। ठीक है, तो उसके बाद वो फिर किस पर चला जाता है, टारगेट कोड पर। ठीक है, जो आपका टारगेट है उसके अगर वो ठीक लिखा होगा तो वो रन हो जाएगा और आउटपुट दे देगा आपको। यदि एरर होगी तो उसमें क्या वो बता देगा कि हाँ इस रो में या इस कॉलम में आपकी क्या है, एरर है, वहां पर आप जाके उसको ठीक करिए।
तो वहां पर क्या करता है कंपाइलर, उस एरर को फाइंड आउट करता है। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट था लेक्सिकल एनालिसिस। अब लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर जो स्टूडेंट आता है, पहला है वो टोकन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट टोकन्स होते हैं जो आपके पास आइडेंटिफायर होते हैं, कीवर्ड्स आपने पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में वही, ठीक है। ऑपरेटर भी आपने पढ़े होंगे, कॉन्स्टेंट भी पढ़े होंगे, और ये यहाँ पर करेक्टर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये जितने भी आइडेंटिफायर कीवर्ड ऑपरेटर जितने भी रहते हैं वो सभी टोकन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है गिव एरर मैसेज। तो वो हमें क्या देता है, एक मैसेज देता है कि यहां पर आपकी इस लाइन में एरर है तो आप उसको ठीक करिए, मतलब अनमैच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। देन उसके बाद एलिमिनेटेड कमेंट, और वो वहां पर आप चाहे तो कमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाइट स्पेस रहा, टैब रहा, ब्लैंक स्पेस रहा, न्यू लाइन से आप कोड लिख सकते हैं। जैसे आप कमेंट करते हैं कि हाँ मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूं, तो दो नंबर्स को आप कमेंट में मतलब इस टाइप से, कुछ इस टाइप से लिखते हैं, तो हम वहां पर क्या लिखते हैं, एडिशन टू द नंबर। तो ये जो पार्ट यहां पर आप लिख रहे हैं कमेंट में, वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, मतलब कंपाइलर उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता है कि इसको रन टाइम में नहीं लेगा, ठीक है। तो ये आपकी कमेंट होती है, ठीक है, जिससे आपको कोड को क्या थोड़ा सा ब्यूटीफुल मतलब सुंदर बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा टॉपिक है पासिस। पासिस क्या होता है, देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कंपाइलर गोज थ्रू द सोर्स कोड, मतलब जो आपका कंपाइलर है वो कितने टाइम्स गया है उस सोर्स को रन करने में बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू द टारगेट मशीन कोड। समझ में आया कि जो आपका पास कंपाइलर है वो कितने टाइम्स गया है, कितनी बार आपने कोड को एग्जीक्यूट करा है, कब, बिफोर द सोर्स कोड, सोर्स कोड से पहले आपने, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है टारगेट मशीन कोड में। जैसे आपने कोड लिख दिया, उसके बाद क्या होता है कि वो मशीन में फिर क्या कर जाता है, कन्वर्ट कर देता है उस कोड को, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है आपके टारगेट कोड में। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देयर आर सिंगल और मल्टीपल पासेस कंपाइलर, इसमें एक स्टेप भी हो सकता है, 2 बार भी रन कर सकते हैं आप, 3 बार भी रन कर सकते हैं, तो इसमें मल्टीपल पासेस होते हैं। इज दैट क्लियर? इन व्हाइल पासेस आर 6 फेजेज इन कंपाइलर। तो आप जानते हैं कि कभी भी आप किसी भी फेजेज में, तो कितने कंपाइलर कितने फेजेज होते हैं, तो 6 फेजेज होते हैं जो आपने ऊपर देखे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बूट स्ट्रैपिंग। तो बूट स्ट्रैपिंग भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज होगी कि बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, कि जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो वहां पर लिखा आता है ना बूट स्ट्रैपिंग, कि ये जो आपका कंप्यूटर है वो बूट पर चला गया है, अभी थोड़ा सा वेट करिए। तो वही है यहां पर क्या है, बूट स्ट्रैपिंग। इट इज अ वाइडली यूज्ड इन कंपाइलेशन डेवलपमेंट। तो यहां पर क्या है कि ये वाइडली यूज है कंपाइलेशन डेवलपमेंट का, मतलब यहां पर क्या कर रहे हैं कि हम कंपाइलेशन कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ हम डेवलप कर सकते हैं। अब वो क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर, ठीक है। इट आउन सोर्स कोड, और ये जो कोड रहता है वो हमारा ही रहता है, मतलब आप यदि आप करेंगे, मतलब आप कोई कोड लिखेंगे तो आप ही का तो कोड रहेगा। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू कंपाइलर, और वहां पर हम एक नया कंपाइलर भी क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद 3 कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज हैं इसकी। 3 कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज कौन कौन सी हैं वो चलिए देखते हैं। तो पहली जो लैंग्वेज है वो स्टूडेंट है आपकी सोर्स लैंग्वेज, जिसे आप एस के नाम से जानते हैं। उसके बाद टारगेट लैंग्वेज होती है जिसे आप टी के नाम से जानते हैं, और एक इंप्लीमेंटेशन, जो आप इंप्लीमेंट मतलब कुछ ना कुछ आप उसमें चेंज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ डेफिनेशन लिखी है, क्या, इट इज अ प्रोसेस बाय विच सिंपल लैंग्वेज इज यूज्ड टू ट्रांसलेट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम, मतलब सिंपल लैंग्वेज को किसमें ट्रांसलेट करता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को। अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है तो उसको वो क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि सभी स्टूडेंट को या जो भी उस कोड को देखे तो इजीली समझ में आ जाए। विच इज टर्न मे हैंडल एंड इवन मोर कंप्लीट प्रोग्राम सून,
ठीक है। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ये आपके पास क्या है, सोर्स कोड है, सोर्स कोड से क्या है, कंपाइलर, देन उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, ये टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो टारगेट लैंग्वेज में किसको, असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो यहां पर कुछ भी आप इंप्लीमेंट करेंगे तो रन टाइम से पहले करेंगे तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म में हम बना देते हैं, क्या है, ये सोर्स लैंग्वेज है आपकी, ये टारगेट होता है, यहां पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बीच में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में यहां पर क्या रहता है, टारगेट रहता है। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं क्रॉस कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है कि इट इज ए कंपाइलर दैट रन ऑन वन मशीन, मतलब क्या करता है कि ये एक ही मशीन पर क्या होता है, रन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी और दूसरी मशीन पर रन हो जाएगा, केवल एक मशीन पर ही रन होगा। अगर आप किसी अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप पर ही रन कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड प्रोड्यूस टारगेट कोड फ्रॉम सम अदर मशीन, और उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन दूसरी मशीन पर, ठीक है। एंड प्रोड्यूस टारगेट कोड फ्रॉम फॉर सम अदर मशीन, वहां पर हम दोबारा से लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि वही कोड को हम वहां पर रन कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, नहीं, उसको हम दोबारा से लिखेंगे, देन उसके बाद उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी मशीन पर, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। देखिए ये आपने कंपाइलर डिजाइनिंग, ये जो है फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा रहता है। फाइनाइट ऑटोमेटा का भी काम यही रहता है कि यहां पर क्या है, इट इज ए फाइनाइट ऑटोमेटा। आपने पढ़ा होगा टीओसी टफल में, तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या रहता है, जिसके सर अंदर 5 टपल्स रहती हैं उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप्स है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, और फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। मतलब यहां पर जो देगा फाइनाइट ऑटोमेटा वो आउटपुट दे सकता है और यहां पर आउटपुट नहीं देगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट इसी में ही है, लिखा है इट इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ फाइनाइट और ए कांस्टेंट स्टेट। मतलब क्या है कि ये क्या कंप्यूटेशनल मॉडल है, किसका, कि सेट ऑफ फाइनाइट एंड कांस्टेंट स्टेट। इसमें जो स्टेट रहती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, और यहां पर जो कांस्टेंट स्टेट जो रहती हैं उसको हम क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितनी टपल्स रहती हैं स्टूडेंट? 5 टपल्स। अगर आपके पास आता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, तब आपको ये 5 टपल्स लिखकर आनी है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली जो टपल्स है वो आपके पास क्यू, क्यू को स्टूडेंट हम यहां पर बोलते हैं सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। देन उसके बाद है ये सिग्मा, सिग्मा को हम बोलते हैं द सेट ऑफ फाइनाइट सिंबल, या फिर अल्फाबेट भी आप बोल सकते हैं कि सेट ऑफ अल्फाबेट। इज दैट क्लियर? उसके बाद है यहां पर डेल, डेल को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन, जिसका फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए कि यहां पर q मल्टीप्लाई एप्सिलॉन, सॉरी, समेशन इज इक्वल टू q है, ठीक है। यहां पर उसके बाद यहां पर q नॉट होता है इनिशियल स्टेट, और ये आपके पास f मतलब फाइनल स्टेट होती है। इज दैट क्लियर? दोनों क्लियर हुए ना? तो 5 टपल्स रहती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में। अब हम पढ़ते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। सर रेगुलर एक्सप्रेशन जो फाइनाइट ऑटोमेटा की प्रॉपर्टी होती है वही रेगुलर एक्सप्रेशन में आएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? इट इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ग्रामर लैंग्वेज रहती है, इसमें रेगुलर लैंग्वेज रहती है, उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इट इज द रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा की जो जितनी भी 5 प्रॉपर्टी, मतलब 5 टपल्स जो पढ़ के आए हैं, वो सभी इसके अंदर आती हैं। तो हम कह सकते हैं एक्सेप्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा लैंग्वेज, जो एक्सेप्ट करती हो फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज को, उसको हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ही इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे यहां पर लिखे हैं ए बी सी, और ये आपके पास है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है।
तो ए बी सी आपके पास है। देन उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी R1 R2। यदि आप R1 प्लस R2 का क्या कर दें, यूनियन करते हैं। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी R1 R2, R1 और R2 का कंकेटिनेशन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद R1 का क्लोजर करते हैं, ये क्या करता है, स्टार क्लोजर हम बोलते हैं इसको। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको इसमें लिख कर आनी है। तो पहला यूनियन है, दूसरा कंकेटिनेशन है, तीसरा क्लोजर है, और इसको ये फाई होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। अब हम इसको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो डीएफए की आप फुल फॉर्म जानते हैं, लिख लीजिए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को। तो पहला हम क्या करेंगे, क्रिएट सिंटैक्स ट्री, पहले हम क्रिएट करेंगे एक सिंटैक्स ट्री को। देन उसके बाद दूसरा स्टेप, नंबर ऑफ लीफ नोड, उसको काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ लीफ नोड कितनी है। देन उसके बाद फाइंड द न्यूएबल ऑफ ईच नोड, मतलब नई जो नल नोड है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे प्रत्येक नोड को। देन उसके बाद फोर्थ है, फाइंड द फर्स्ट पास ऑफ ईच नोड, पहली प्रत्येक नोड पर हम पहला पास फाइंड आउट करेंगे। देन फाइंड आउट द लास्ट पास ऑफ ईच नोड, और उसके बाद लास्ट मतलब प्रत्येक नोड पर लास्ट पास को भी फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद 6 है, फाइंड फॉलो पास ऑफ ईच नोड, तो हर एक पर हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे पास को। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है कि ए स्लैश बी का क्या कर दें, क्लोजर कर दें, और ए बी। तो यहां पर क्या लिखा है मैंने कि ये आपके पास क्या है कि फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंटेशन, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंटेशन का क्या है तरीका। तो यहां पर मैंने ले लिया ए बी, ए बी का क्या कर दें, स्टार कर दिया, नीचे से स्टार कर रहे हैं नीचे से, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर क्या आ गया, ये जो ए है ये आ गया। देन उसके बाद उसके ऊपर क्या आ गया, बी आ गया, और ऊपर यहां पर हमने लिख दिया है हैज, जो कि यहां पर क्या है, 5 है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं या नहीं भी, बट आपको क्या करना है, पहले ए बी, ये जो ए बी लिखे हैं ए बी को दोनों ब्रांच में लिख दिया, ए इधर लिख दिया, बी इधर लिख दिया। देन उसके बाद यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टार है, तो स्टार आपने बना दिया, या ऊपर से आप फॉलो कर सकते हैं कि पहले ए लिख दिया, मतलब ए अपॉन बी है तो पहले बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, देन उसके बाद ए बी बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस, तो पहला है इट इज ए स्कैनर, ये आपके पास क्या होता है, एक स्कैनर होता है, रीड स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर एज इनपुट आउटपुट, मतलब ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को रीड करता है। कैसे कि टू प्रोड्यूस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए टोकन, तो पहला क्या रहता है, टोकन होता है। देन उसके बाद सिंटैक्स को एनालिसिस करता है, तो ये तो पहले के किसको रीड करेगा, टोकन को। देन उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस को रीड करता है, ठीक है। अब लेक्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। तो लेक्स क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस जनरेटर, लेक्सिकल एनालिसिस जनरेटर, इट इज अ टूल यूज टू जनरेट लेक्सिकल एनालिसिस। तो ये किसके लिए यूज करते हैं, एक टूल होता है, जनरेट क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या, ये लेक्स कंपाइलर होता है, जो सोर्स कोड को ही, ये आपके पास क्या है, सोर्स कोड को ही कन्वर्ट करता है किसमें, लेक्सिकल कंपाइलर में, लेक्सिकल कंपाइलर में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देन उसके बाद है लेक्स कंपाइलर, तो लेक्स कंपाइलर क्या है, लेक्स कंपाइलर इज ए टूल या कंप्यूटर प्रोग्राम विच जनरेट लेक्सिकल एनालिसिस, अभी बताया लेक्सिकल क्या रहता है, एनालिसिस को जनरेट करता है। इट इज यूज्ड फॉर YACC, YAC पार्सर जनरेटर के लिए इसको यूज हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेक्स सोर्स कोड लिखा रहता है, जो कि फाइल में लिखा रहता है, file.l के नाम से, ठीक है। उसके बाद लेक्स कंपाइलर बीच में आता है, ठीक है। जैसे कंपाइलर रन करता है ना किसी भी फाइल को, तो यहां पर क्या है, लेक्स कंपाइलर, वो लेक्स कंपाइलर इस फाइल को lex.yy.c में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये यहां पर सी कंपाइलर है, तो लेक्स y है, और इसको इसमें क्या कर देगा ये स्टूडेंट, वो कर देगा, एक सेकेंड,
ठीक है, तो ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देता है, सॉरी। तो उसके बाद क्या है, इफ स्ट्रीम, यदि हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसको ए डॉट आउट और उसके बाद स्ट्रिंग टोकन में कन्वर्ट। तो ये इसका जो यहाँ पर लिखा है वो स्टूडेंट फॉर्मेट है। पहले क्या है, डिक्लेरेशन करेगा, देन उसके बाद ट्रांसलेशन करेगा रूल्स को, देन उसके बाद ऑक्सिलरी फंक्शन को करेगा, ठीक है, एनालिसिस करेगा। तो ये सिंटैक्स होता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ये क्या होता है, येट इट इज ए स्टैंडर्ड, येट इसकी फुल फॉर्म जो होती है येट एन अदर कंपाइलर। तो मतलब क्या होता है कि एक एडवांस, हम बोल सकते हैं कि ये एडवांस वर्जन होता है कंपाइलर का, येट अनदर कंपाइलर। इट इज अ टूल फॉर जनरेटिंग लुक अहेड लेफ्ट टू राइट। मतलब ये जो क्या रहता है कि एक टूल्स रहता है जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। LALR पार्सर, इट टेक इनपुट आउटपुट फ्रॉम द लेक्सिकल एनालिसिस। ये जो इनपुट जो लेगा वो कहां से लेगा, लेक्सिकल एनालाइजर से लेगा, और जनरेट क्या कर देगा, पार्सर ट्री में इसको जनरेट कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट, इट इज द सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर। ये हम बोल सकते हैं कि सेकंड फेज होता है कंपाइलर का, जो आपने ऊपर फेज पढ़े थे ना वही। तो सेकंड फेज होता है कंपाइलर का, विच टेक इनपुट आउटपुट एज टोकन। जो इनपुट आउटपुट जो रहता है उसको टोकन की तरह ट्रीट करता है और जनरेट करता है एक पार्सर ट्री, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है कि एक कोई भी जनरेट करता है, ये एक टूल होता है जो जनरेट करता है, क्या करता है, पार्सर ट्री, मतलब लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट करता है पार्सर ट्री में। इज दैट क्लियर? तो आप ये बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि यहां पर कोई एक YA की कोई फाइल है, यहां पर एक वो ही कंपाइलर YACC कंपाइलर लगा हुआ है, तो उसको इस फाइल में ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर इनपुट आउटपुट टोकन लिया, देन उसके बाद ये कंपाइलर लिया, और उसके बाद यहां पर आपको क्या दे देता है, ये आउटपुट दे देता है। तो ये जो स्टूडेंट यहां पर लिखा है ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। पहले डेफिनेशन, देन उसके बाद टोकन, उसके बाद रूल्स, फिर लेक्सिकल रूटीन, लेक्स, फिर YAC आएगा। यहां पर क्या आएगा, YAC। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर क्या होती है। ग्रामर, अरे सर ये तो ग्रामर वही ग्रामर है क्या जो हम क्लास 8th में पढ़ते हैं? नहीं, ये वो ग्रामर नहीं है। यदि आपको याद हो तो ये तो वो ग्रामर है कि सर जो हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ी थी। तो पहली क्या है यहां पर, तो पहले यहां पर पॉइंट लिखा है, इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए ग्रामर। ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है ग्रामर का। वाज डिवाइड बाय नोमान कॉम्स्की इन 1956। तो ये क्या होता है, कॉम्स्की होता है, नोम कॉम्स्की इन 1956 में दी थी, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो नोमन कॉम्स्की ने 1956 में इसको खोज किया था या गिवन करी थी, मतलब दी थी। इट इज यूज टू फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए यूज करी जाती है। ग्रामर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें भी स्टूडेंट 4 टपल्स होती हैं। अब 4 टपल कौन कौन सी हैं सर? तो पहली जो टपल्स है वो बच्चा है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। यहां पर जो ये V लिखा है ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। यहां पर P क्या है, प्रोडक्शन रेट। ये जो P है वो आपके पास क्या है, प्रोडक्शन रेट। और यहां पर सिग्मा जो है वो सेट ऑफ टर्मिनल है। तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वहां पर सेट ऑफ अल्फाबेट था, यहां पर सेट ऑफ टर्मिनल है। और ये S क्या है, ये स्टार्टिंग सिंबल है। तो यहां पर 4 टपल्स होती हैं ग्रामर को रिप्रेजेंट करने की। इज दैट क्लियर? यदि आपके पास ग्रामर आता है तो तब ये आपको लिख के आनी है ये 4। अब इसके ही अंदर आता है एक और टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट जो सेट ऑफ रूल्स को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। मतलब ग्रामर जो रहेगी उसको क्या कर देगा, वेरीफाई। इसके भी अंदर वही 4 टपल्स आती हैं या वही 4 रूल्स होते हैं जो ग्रामर
के अंदर है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा है द सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज। क्या है ये? सिस्टेमेटिक प्रोग्राम लैंग्वेज है। इट कंटेन सेट ऑफ रूल, इसके अंदर क्या आते हैं? सेट ऑफ रूल्स आते हैं कॉल्ड प्रोडक्शन, जिसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, रूल क्या है कि पहला रूल ये है, आपके पास एक वी है, फिर टी है, पी है और एस है। जो आप पीछे अभी ऊपर पढ़ के आए हैं वही है। V का मतलब क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल। यहां पर V जो है वो क्या है? सेट ऑफ द वेरिएबल है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। देन उसके बाद T यहां पर टर्मिनल है, सेट ऑफ टर्मिनल, जिसे आप टोकन के नाम से जानते हैं। P यहां पर प्रोडक्शन रूल है और S यहां पर स्टार्ट वेरिएबल है, जहां से आप स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद यहां पर ये एग्जाम्पल लिखा है, तो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। देन उसके बाद डेरिवेशन एंड पार्ट्स ट्री, इसकी हम पार्ट्स ट्री की डेरिवेशन यहां पर करने जा रहे हैं। इट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलोड द जनरेट अ वर्ड स्ट्रिंग। ये किसको? वर्ड स्ट्रिंग को जनरेट करता है, सीक्वेंस में करता है फ्रॉम ए गिवन ग्रामर। जो आपके पास कोई ये ग्रामर दी होगी उसको किसमें? स्ट्रिंग में क्या करेगा? जनरेट कर देगा। तो जैसे यहां पर इस एग्जांपल पे आप देखेंगे, यहां पर क्या है? ई जो है, ई प्लस ई स्लैश ई स्टार ई, तो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है और ये आपके पास वर्ड दे रखा है। ठीक है, ये क्या कर देगा? तो E इज इक्वल टू ई प्लस ई, तो जहां पर E है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? ई स्टार ई रख सकता हूं, और ये आपके पास क्या आ जाता है? आईडी और आईडी मल्टीप्लाई में आईडी। तो ये जो आपके पास आईडी प्लस आईडी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? आईडी। ठीक है, तो ये यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हम क्या कर देंगे? एक पार्सर ट्री को क्या कर देंगे? जनरेट कर देंगे, बना देंगे। कैसे? यहां पर सबसे पहले क्या लिया? ई हमने लिया है, ये लिया। देन ई कितने पार्ट हैं? ई के सर 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट ई के हमने बना दिए, और जिसके अंदर बीच में क्या बन रहा है? साइन, बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हमने बीच में लगा दिया। अब इस ई को भी देखें, यदि मैं इस ई को देखता हूं, ये जो ऊपर वाला ई है, इसके भी तो 2 पार्ट हैं, ई मल्टीप्लाई ई, तो ई मल्टीप्लाई ई हमने यहां पर बना दिया। और ई मल्टीप्लाई ई का एक तो आईडी ये रहा, दूसरी आईडी ये रही, तो एक आईडी ये रही, एक आईडी ये रही, और इस ई की ये जो ई थी, इसकी आईडी क्या है? ये, तो इसकी आईडी ये बना दी। तो यहां से क्या बन जाता है? आपके पास पार्सर ट्री बन जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़े हैं BNF नोटेशन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट ही है, तो स्किप नहीं करना है। तो BNF का जो फुल फॉर्म जो होती है वो बैकस नॉर फॉर्म होती है। क्या रहती है? बैकस नॉर फॉर्म होती है। इट इज ए टेक्निक फॉर CFG मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये एक टेक्निक होती है किसकी? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। स्पेसिफाइंग द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज, तो ये किसको स्पेसिफाई करती है? लैंग्वेज के सिंटैक्स को स्पेसिफाई करती है। ये जो यहां पर लिखा है, ये स्टूडेंट यहां पर इसका क्या है? ये फॉर्मेट है। यहां पर पहले सिंबल आएगा, सिंबल के अंदर एक्सप्रेशन जितनी भी हैं वो आएंगे। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ सिंबल हैं। ये क्या है? यहां पर सीक्वेंस ऑफ सिंबल के लिए लगे हुए हैं। जैसे यहां पर दे रखा है एक एग्जांपल, ये है आपके पास SABA, देन उसके बाद BBE और देन उसके बाद ABA। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या है? पहला जो रूल है वो क्या है? ऑप्टिमल सिंबल आर रिटेन इन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जितने भी ऑप्टिमल सिंबल लिखे जाएंगे वो किसके साथ लिखे जाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट आप जानते हैं, ये जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। उसके बाद रिपीटिंग द सिंबल फॉर 0 और मोर देन स्टार, मतलब जो रिपीट जो रहेगा वो किससे लिखा जाएगा? या तो 0 या फिर स्टार से लिखा जाएगा, जैसे यहां पर लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एम्बिगिटी पढ़ने जा रहे हैं। अब एम्बिगिटी क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो एम्बिगिटी क्या होती है? इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन 1 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो ये क्या होती है?
if there exist more than one left most derivation or more than one right most derivation or more than one parts tree for given input string। यदि आपने कोई स्ट्रिंग के लिए इनपुट दिया तो उसकी क्या है, एक से ज्यादा क्या आ जाती हैं, डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव या फिर राइट मोस्ट डेरिवेटिव एक से ज्यादा आ जाते हैं किसके, पार्सर ट्री के, उसको आप बोलते हैं एम्बिगिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बिगिटी हम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यूनिट 1, ये यूनिट 1 हमारी वन शॉट थी, तो इसमें एकदम हमने आपको रिवीजन करा दिया है कि ठीक है, और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ज्यादा फोकस करने हैं यूनिट 1 में। ठीक है, तो यूनिट 1 का ये कंप्लीट रिवीजन था मेरी तरफ से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।